नमस्कार दोस्तों, कोर्स में आपका स्वागत है और स्वागत है आपका कोर्स में। आज का टॉपिक है आर्टिकल 13 लॉज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स, यानी कि वो नियम कानून जो कि आपके मूल अधिकारों से मेल नहीं खाते हैं, उनसे असंगत हैं। अब उस पर आने से पहले मैं ये कुछ बात करना चाहता हूँ कुछ एक जनरल लॉज की, जो कि हमारे संविधान से पहले बने और आज भी लागू हैं। ये 1860 का आईपीसी है, इंडियन पीनल कोड। इसको बनाने वाले व्यक्ति थे लॉर्ड मैकाले। उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि भाई हिंदुस्तान में नियम कानून ऐसी पन्ने बिखरे पड़े हैं, जाके उसको कोडिफाई करो। अब आपने सुना होगा कि दफ़ा 302 के तहत किसी को मौत की सज़ा सुना दी, ऐसे टांग दिया उसको, 307 सुना दी, 377, 375। तो ये सारी जो सेक्शंस हैं ये इसी आईपीसी में लिखा हुआ है। और 1860 150 साल से भी पहले ये कानून बना था, ये कोड बना था, जो आज भी हिंदुस्तान में लागू है। ठीक उसी तरीके से जो इंडियन पुलिस एक्ट है 1861 का, जिसके हिसाब से आज भी हमारी पुलिस चलाई जाती है, ये 1861 में बना था। और इसी के अनुसार जो है हमारे पुलिस वालों को एक भी दिन संडे की भी छुट्टी नहीं मिलती। उनको पता ही नहीं है संडे क्या होता है। दरअसल क्या हुआ कि 1857 का रिवोल्ट हुआ, हमने मेरठ से अंग्रेज़ों को भगाना शुरू करा, उनको मारा खदेड़ा, लेकिन पूरी तरीके से हम सक्सेसफुल हो नहीं पाए, जिसकी वजह से उन्हें ये समझ में आया कि यार अब हिंदुस्तानियों पर ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और इसीलिए उन्होंने पुलिस को स्टेट के अंडर में कर दिया इस एक्ट से। अगर हम इसका कंपैरिजन इंग्लैंड से करेंगे तो भैया इंग्लैंड में भी जो पुलिस वाला है उसको एवरेज 40 घंटे का काम करना होता है, यानी हिंदुस्तान के हिसाब से 5 दिन। यहाँ तो जो बहुत बढ़िया प्राइवेट कंपनीज में भी काम कर रहे हैं उनको भी 6 दिन करना होता है, 5 दिन की तो छोड़ दीजिए। और वहाँ पुलिस वालों को 5 दिन का है, तो हिसाब किताब अजीब ही है। इससे अलग जो और फैसिलिटीज़ हैं वहाँ के इंग्लैंड के पुलिस वालों को, अगर मान लीजिए भाई 24 घंटे की जॉब है, किसी भी समय आपको बुलाया जा सकता है, तो 40 घंटे से अगर आगे आपको काम करना पड़ता है तो उसके लिए आपको बहुत हाई रेट से ओवर टाइम पे किया जाता है। हिंदुस्तान में पता नहीं ऐसा, हमारे पास तो बेसिक सहूलियत ही नहीं है पुलिस को, बाकी सारी चीज़ों को तो छोड़ दीजिए। तो ये 1861 का एक्ट है। इससे अलग एविडेंस एक्ट जो 1872, जिसके अनुसार आपको ये पता चलेगा कि भाई कोर्ट में कोई चीज़ सबूत के तौर पर मानी जा सकती है, नहीं मानी जा सकती है। ये 1872 का एक्ट है। और इससे अलग प्रॉपर्टी का एक एक्ट है 1882 का, प्रॉपर्टी का लेन देन, खरीदना बेचना। तो ये सारे वो नियम कानून हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से पहले बने, लेकिन आज भी हमारे देश में, और बने बहुत साल पहले, ऐसा नहीं कि 2-4 साल पहले बने हो, बने बहुत साल पहले और आज भी हमारे देश में लागू हैं। और ऐसा ही एक कानून था मोटर व्हीकल एक्ट। हुआ क्या कि जो 1930 के आसपास का टाइम था, उस पर अंग्रेजों को ये समझ में आता है कि यार हिंदुस्तान का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उससे वो खुश नहीं थे। और उसी दौरान जो होता है वर्ल्ड वॉर 2 भी हो जाता है, तो इनको ये ज़रूरत होती है कि यार रोड जो है वो बढ़िया हो, कि ऑफिसर्स का मूवमेंट जो है वो अच्छे तरीके से कर सकें। और इसीलिए ये एक मोटर व्हीकल एक्ट बनाते हैं। इसमें ये क्या करते हैं कि स्टेट को जो पावर है रोड ट्रांसपोर्ट के लिए, जो पावर है वो केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच डिवाइड कर देते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉज बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट भी लॉज बनाएगी। और इससे अलग वो ये कहते हैं प्राइवेटाइजेशन भी हो सकता है, यानी कि जैसे आप देखते हैं डग्गा मार जो बसेस चलती हैं, प्राइवेट बसेस की आपसे 50 का टिकट दिखा के 100 रुपये ले लेते हैं। वो इन्होंने कहा कि प्राइवेटाइजेशन चलाओ, रोड अच्छी होएगी और इससे ट्रांसपोर्ट भी अच्छा होएगा, कंपटीशन होएगा, तो जिसकी वजह से सहूलियतों में बढ़ोतरी होगी। अब ठीक है, सरकार ने ये नियम कानून बनाया, इससे क्या हुआ, कुछ एक प्राइवेट जो लोग थे उन्होंने अपनी बसेस चलानी शुरू कर दी। होता क्या है, कुछ साल बाद जो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट है वो इस लॉ में कुछ एक अमेंडमेंट कर देती है, कुछ एक चेंज कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो 85% तक जो ओनरशिप है रोड ट्रांसपोर्ट पे वो सरकार की हो जाती है। इससे अलग वो ऐसे भी नियम बना देती है कि भाई जो अब फीस है, जो चार्जेस हैं टिकट के, वो फिक्स हो जाएंगे या फिर इतने होंगे उतने होंगे। अब ये सारी चीज़ें ऐसी थी जिससे जो प्राइवेट लोग थे, जो प्राइवेट जो बसेस चला रहे थे, उनको बड़ी दिक्कत आने वाली थी। भाई अब तक तो वो औने पौने दामों पे खूब पैसा कमा रहे थे, अब सरकार ने ऐसे कह दिया तो अब आगे कैसे होगा। तो इसी वजह से ये बात थी 1947 की, जब हमारे देश को आज़ादी मिली तब एमपी की सरकार ने ऐसा किया। तो इसी के बेसिस पर जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक अधिकार आपको मिला कि भाई आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, व्यवसाय आप कोई भी कर सकते हैं।
तो इसी वजह से इस लॉ को चैलेंज किया गया कोर्ट में कि भाई एक बार तो आप संविधान में कह रहे हैं कि आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, दूसरी तरफ आप हमसे हमारा बिजनेस छीन रहे हैं, ऐसे कैसे। इन्होंने कोर्ट में चैलेंज किया। कोर्ट ने कहा कि भाई ये लॉ जहां तक फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, उसको छीनता है, वहां तक ये लॉ इनवैलिड हो जाता है, अनवॉइड हो जाता है। भैया आपसे बिजनेस करने का अधिकार छीन रहा है तो वहां तक ये लॉ इनवैलिड हो जाता है। अब यही बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13 का पहला पॉइंट बोलता है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हीलियम गैस के अंदर रखा हुआ है, संसद भवन में, पार्लियामेंट में खराब ना हो जाए। यही कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13 का पहला पॉइंट है कि वो सारे लॉज जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से पहले बने हों, ये सारे लॉज जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से पहले बने हो और जहां तक वो फंडामेंटल राइट से मैच नहीं करते हैं। मान लीजिए किसी लॉज में 10 प्रोविजंस हैं, 1, 2, 3, 4 और सिर्फ पहला वाला ऐसा है जो कि फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, उससे मैच नहीं करता, तो उस केस में क्या होगा कि सिर्फ पहले वाले को इनवैलिड माना जाएगा, बाकी सारे 9 के 9 जो हैं वो ऐसे ही काम करते रहेंगे। तो यही कोर्ट ने कहा और यही आर्टिकल 13 का पहला पॉइंट कहता है कि वहां तक इनवैलिड होंगे जहां तक कि वो फंडामेंटल राइट से मैच नहीं करते हैं। यही 13 का पहला पॉइंट है। अब देखते हैं आगे क्या कहानी होती है। 1930 की वो बात है जब पहली बार ए.के. गोपालन जो है वो जेल में गए। गांधी जी ने नमक आंदोलन शुरू करा और ए.के. गोपालन ने, वो प्रभावित थे उनसे, उन्होंने उस आंदोलन में अपना योगदान दिया, ज्वाइन करा और उनको जो है जेल जाना पड़ा। अब जेल में क्या होता है, ये कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जो कि कम्युनिज्म से प्रभावित थे। अब इनको भी ये कम्युनिज्म की जो फिलॉसफी है वो उससे अट्रैक्ट होते हैं और ये इसको फॉलो करने लगते हैं। इसके बाद क्या हुआ, ये कई बार जेल से जो है रिहा हुए, फिर पकड़े गए, फिर रिहा हुए। 1930 में पकड़े गए, 1939 जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ फिर से इन्होंने जो है अंग्रेजों के पीछे उंगली करनी शुरू कर दी। उसके बाद ये भाग गए, फिर पकड़े गए। तो इनका सिलसिला जो रहा जेल से वो बड़ा कॉमन सा रहा। अब होता क्या है, जब हमें आज़ादी मिली फिर से 1947 एक बार जब हमें आज़ादी मिली, तब भी ये बेचारे मतलब इतना करा इन्होंने देश के लिए, फिर भी दुर्भाग्यपूर्ण कि इन्हें उस समय जेल में ही रहना पड़ा। जब आज़ादी हमें मिल रही थी तो ये जेल में थे। अब होता क्या है, आज़ादी के 3 साल बाद फाइनली कोर्ट ये कहती है कि भाई जो ए.के. गोपालन पर चार्जेस लगाए हैं, जो कन्विक्शन उनको दिए गए हैं वो इलीगल है, इनवैलिड है और इसीलिए उनको रिहा कर देती है। अब ये कम्युनिज्म से इतने प्रभावित थे और सरकार पर इनका इतना खौफ था कि जैसे ही ये रिहा होते हैं तो उसके तुरंत बाद सरकार जो है अब इनको प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लेती है। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट क्या होता है कि भाई अभी तक आपने जुर्म तो किया नहीं है, आपने कोई ऐसा काम नहीं किया है जो अपराध हो, लेकिन सरकार को, पुलिस को ऐसा लगता है कि भाई ऐसे सबूत मौजूद हैं कि आप कुछ करने वाले हैं। मैं फोन मिला के किसी से बात कर रहा हूं, मैंने कहा चलो वहां बम फोड़ते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। अब मैंने ये काम किया तो नहीं है, लेकिन अगर मेरा फोन ट्रेस हो रहा हो और पुलिस को ये लगता है कि भाई ये काम करने जा रहा है, तो मुझे प्रिवेंटिव डिटेंशन, उस यानी बचाव के तौर पर, प्रिवेंशन होता है ना कि भाई बचाव ही उपचार है, तो इस तरीके से मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है और इसी तरीके पे इनको गिरफ्तार किया गया प्रिवेंटिव डिटेंशन पे। अब था क्या कि उस प्रिवेंटिव डिटेंशन के लॉ में एक जगह ऐसी बात लिखी हुई थी कि जिस व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन के अकॉर्डिंग गिरफ्तार किया जा रहा है उसको ये पावर नहीं है कि वो डिस्क्लोज कर सके कि उसको गिरफ्तार क्यों किया गया। मतलब ए.के. गोपालन के पास वो पावर नहीं थी कि वो ये बताएं कि मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया। अब कुछ भी रीजन हो सकता है, सरकार अपनी मनमर्जी से भी कर सकती थी या बिना मर्जी के भी कर सकती थी। जब इनको पता ही नहीं था, मतलब इनके पास पावर ही नहीं थी कि ये डिस्क्लोज कर सके, तो सामने वाले को पता कैसे चलेगा भैया कि इनका डिटेंशन वैलिड है, इनवैलिड है। इसको इन्होंने चैलेंज किया कोर्ट में और कोर्ट ने क्या कहा कि भाई सब कुछ ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या है कि जो सेक्शन है इसका जहां पर ये बोलता है कि इनको ये पावर नहीं है कि ये इसके लिए ऑथराइज नहीं है कि ये डिस्क्लोज कर सकें कि इनके कारण क्या रहे, वो इनवैलिड है, वो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, बोलने के अधिकार के खिलाफ है, जीवन जीने के अधिकार के खिलाफ है, इसीलिए वो पॉइंट इनवैलिड हो जाता है। और बाकी ऐसे का ऐसा लॉ बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई समस्या नहीं है, सिर्फ सेक्शन 14 जो है वो इनवैलिड हो जाता है। और यही आपका आर्टिकल 13 का दूसरा पॉइंट बोलता है कि वो सारे लॉज
जो संविधान के बाद बने हैं, या फिर सरकार कोई भी ऐसा नियम कानून नहीं बनाएगी जो कि फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हो। तो सरकार ने प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट बनाया, उसका सेक्शन जो 14 था वो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ था, इसीलिए कोर्ट ने कह दिया कि भैया वहां तक, यानी सिर्फ सेक्शन 14 तक वो एक्ट इनवैलिड हो गया, बाकी वो ऐसे का ऐसे ही चलता रहेगा, सही है। और यही आर्टिकल 13 है जो कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की पावर देता है। जुडिशियल रिव्यू मतलब न्यायिक पुनर्विलोकन हिंदी में, कि भाई सरकार ने कोई नियम कानून बनाया, अब वो सही है या गलत है, ये पावर देखने की, ये चेक करने की पावर कोर्ट को ये आर्टिकल 13 देता है। आर्टिकल 13 की वजह से जो 32 है उसमें सुप्रीम कोर्ट को पावर मिल जाती है। जो आर्टिकल 32 है कि भाई आपके फंडामेंटल राइट्स खराब हुए, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, या फिर 226 की आपके फिर से फंडामेंटल राइट्स खराब हुए, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो ये दो जगह या वहां पर लिखा हुआ है। अब चलते हैं आगे। अब सरकार अगर किसी धर्म के लोगों को जमीन दे कि भाई जाओ मंदिर बना लो, मस्जिद बना लो, गुरुद्वारा बना लो, तो ये कोई बहुत नई बात नहीं है, सरकार ऐसे करती रहती है। ऐसा ही पटियाला के महाराज साहब ने करा। उन्होंने क्या करा कि कुछ जमीन जो है वो वहां पे संतों को दे दी, फरमाने शाही फरमान निकाल कर, शाही ऑर्डर निकाल कर वो जमीन जो है संतों को दे दी कि चलिए अपना जो है धर्म से संबंधित अपने काम कर लो। अब होता क्या है, बहुत सालों बाद 2015 में, मतलब बहुत नई बात है, 2015 में क्या होता है, वो जो संत थे, कुछ ऐसी सिचुएशन बनी कि वो जो पंजाब वाले लोग थे उनको उत्तराखंड में जमीन की जरूरत थी, और जो उत्तराखंड वाले लोग थे उन्हें पंजाब में जमीन की जरूरत थी। और ये दोनों अपनी सेटिंग बिठाते हैं कि भाई यहाँ की जमीन आप ले लो, यहाँ की जमीन हम ले लेंगे, और ये जमीन का ट्रांसफर कर लेते हैं। इस पर जो पंजाब के रेवेन्यू ऑफिसर थे वो कारण बताओ नोटिस भेज देते हैं उनको पंजाब में, शो कॉज नोटिस, कि भाई आपने ऐसा किया कैसे, आपके पास ये पावर आई कैसे, जो ये सरकार ने जो आपको जमीन दी है ये टेम्परेरी बेसिस पे, इसके ऊपर आपको उतना पावर नहीं है कि आप इसको इधर से उधर कर सकें। अब ये क्या करते हैं, ये उसको कोर्ट में चैलेंज करते हैं कि भाई फरमाने शाही, हमें तो 1921 की बात थी जब पटियाला के महाराज ने ऐसा किया था कि हमें तो ये सरकार ने दिए है, ये कैसे हम, मतलब ये रेवेन्यू ऑफिसर क्या कह रहे हैं। तो इस पर कोर्ट क्या कहता है, कोर्ट ये कहता है कि जो फरमाने शाही है वो लॉ है, नियम है, कानून है, और उसकी पावर बिल्कुल वैसी ही है जो आज के समय बने हुए नियम की है। यानी आज के टाइम पे अगर सरकार किसी को जमीन देती है तो वो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे 1921 में हुआ था, और इसीलिए वो जो नोटिस था उसको इनवैलिड कर देती है। और आर्टिकल 13 का तीसरा पॉइंट यही कहता है कि लॉ क्या होगा, LAW, ये सिर्फ 3 शब्दों तक सीमित नहीं होगा, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। इसमें आ जाएंगी आपके परमानेंट लॉज, मतलब जो संसद नियम बनाती है, एक्ट बनाती है, वो पूरे लॉज आ जाएंगे। इसके अलावा टेम्पोरेरी लॉज, जैसे कि भाई पार्लियामेंट अगर नहीं है, अभी सिटिंग में नहीं है, बैठा हुआ नहीं है, तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो नियम कानून बना सके। इससे अलग सप्लीमेंट्री लॉज या फिर कस्टम यूसेज, प्रथाएं। अब हुआ क्या कि जब ये आर्टिकल तैयार हो रहा था तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में एक व्यक्ति ने ये बोला कि भाई यार इसमें कस्टम या फिर यूसेज लिखने की जरूरत नहीं है, प्रथाएं लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे सती प्रथा हुआ करती थी या बाल विवाह प्रथा थी हमारे यहाँ, कि ऐसे प्रथा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर लिखेंगे तो इससे तो सरकार को बाय डिफॉल्ट पावर मिल जाएगी कि वो भी प्रथा बना सके। बात तो बिल्कुल सही है कि भाई प्रथा लिख दिया तो सरकार भी प्रथा बना सकती है। तो वहां पर चेयरमैन साहब ने कहा ऐसा नहीं है और ऐसा होगा भी नहीं, और ठीक बात है, ऐसा हुआ भी नहीं है। तो ये आर्टिकल 13 का तीसरा पॉइंट है, वो लॉज के बारे में बताता है कि लॉज में क्या क्या इंक्लूड होगा, क्या क्या नहीं होगा। अब आगे चलते हैं। अब ये 2 भाई थे गोलकनाथ ब्रदर्स, इनका नाम आप कई बार सुनेंगे, मेरे मुंह से, किसी और के मुंह से कई बार सुनेंगे, क्योंकि ये बहुत फेमस केस रहा। ये 2 व्यक्ति थे, इनके पास 500 एकड़ की जमीन थी। सरकार ऐसे नियम कानून बनाती है कि इनकी 50 एकड़ की जमीन जो है वो 60 एकड़ तक रह जानी थी, 30 एक भाई के पास, 30 एक भाई के पास। सरकार ने कहा बस 60 एकड़ तक रखो, बाकी बची हुई जो जमीन है वो हम गरीबों में बांटेंगे, ऐसे करेंगे वैसा करेंगे। अब 500 एकड़ से 60 एकड़ की जमीन रह गई और आप केस ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इस पर ये केस करते हैं, क्या करते हैं कि भाई जब संविधान ने हमें राइट टू प्रॉपर्टी दे रखा है, संपत्ति का अधिकार दे रखा है, तो आप हमसे हमारी संपत्ति कैसे छीन सकते हैं। एक तरफ तो सरकार ने गरीब लोगों से वादे कर रखे थे कि भाई आपको आपकी पुश्तैनी जमीन दिलवाएंगे, दूसरी तरफ संपत्ति का अधिकार आड़े आ रहा था कि भाई जिसके पास हजारों एकड़ जमीन है वो तो संपत्ति का अधिकार लेके खड़ा हो जा रहा है कि मैं अपनी जमीन क्यों दूंगा, मेरे पास तो फंडामेंटल राइट है। तो इसीलिए सरकार ने एक बाईपास नियम
नियम बनाए जिसकी वजह से उसने ये बड़ी बड़ी जो जमींदार थे इनसे इनकी ज़मीनें लेनी शुरू करी और छोटे लोगों में, गरीब लोगों में बांटनी शुरू करी। इन्होंने चैलेंज किया कोर्ट में। कोर्ट ने कहा कि भाई पार्लियामेंट, आपको पावर नहीं है कि आप फंडामेंटल राइट छीन सके, आप संविधान में जो मूल अधिकार हैं उनका अमेंडमेंट नहीं कर सकते। और एक बार उन्होंने सरकार के खिलाफ में फैसला सुनाया। अब जब सरकार के खिलाफ उन्होंने फैसला सुनाया तो जो भी संविधान में लिखा हुआ है वही फाइनल है जब तक पार्लियामेंट उसको चेंज ना करे। अगर उसमें हाँ लिखा है तो वो हाँ ही होगा, ना लिखा है तो ना ही होगा, उसका कुछ और इंटरप्रिटेशन नहीं निकाला जा सकता। अब होगा क्या कि यहाँ पर सरकार क्या करेगी, सरकार से जब पावर ले ली गई है कि भाई कोर्ट ने कहा आपके पास पावर नहीं है, तो वो पावर को लिख देगी। अब वो लिखेगी किसमें? वो लिखेगी इसमें कि भाई संविधान के संशोधन करने की पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास है और संविधान का संशोधन जो है वो लॉ नहीं माना जाएगा। मतलब शुरू के 3 प्रोविजंस में हम लॉ की बात कर रहे हैं कि भाई संविधान से पहले का लॉ, संविधान के बाद का लॉ, और लॉ होगा क्या। अब ये चौथे पॉइंट में ये लिख देते हैं कि लॉ नहीं माना जाएगा संविधान का संशोधन। अब जब वो लॉ ही नहीं माना जाएगा तो इसका मतलब आप संविधान में जो चाहे चेंज कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स हो, कोई भी राष्ट्रपति का प्रोविजन हो, ए से लेके जेड तक 395 तक जो चाहे आप संविधान में वो चेंज कर सकते हैं सिर्फ एक इस चीज के लिखे जाने से। और यही इस आर्टिकल का लास्ट पॉइंट है कि भैया जो संविधान संशोधन है उसको लॉ नहीं माना जाएगा। और ये लिखा गया था 1971 में, 1971 24वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। आगे चलते हैं। अब इस आर्टिकल से 2 डॉक्ट्राइन निकल के आती हैं, 2 सिद्धांत निकल के आते हैं। एक है डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स और एक है डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेबिलिटी। दिल टूट गया। अब डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स क्या है? एक्लिप्स माने ग्रहण। तो जैसे आपने देखा कि पहले केस में जहां पर आपसे आपकी बसें चलाने का जो राइट लिया जा रहा था, वहां पर कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि भैया जहां तक ये लॉ फंडामेंटल राइट्स को छीन रहा है वहां तक ये बेकार है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि कैंसिल हो जाएगा, ये बस वायरस की तरह पड़ा रहेगा। मतलब इस पे ग्रहण लग जाएगा। वायरस होता है जैसे बिल्कुल ऐसे पड़ा रहता है, सोए हो रहता है, और जैसे ही उसको शिकार मिल जाता है वो एकदम से एक्टिव हो जाता है। तो इस पर ग्रहण लग जाएगा। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स उस समय कोर्ट ने बताया कि इस पर ग्रहण लग गया। ये लॉ ऐसे सोया पड़ा है, लेकिन जैसी संसद इसमें चेंज कर देगी और ये सही हो जाएगा, फंडामेंटल राइट्स के पैरेलल में हो जाएगा, तो ये फिर से एक्टिव हो जाएगा। और इसीलिए होता क्या है, दरअसल जब ये केस किया गया था ये ट्रांसपोर्ट वाला, उससे पहले ही सरकार जो है वो ये काम कर चुकी थी। यानी कि एक तरफ तो मूल अधिकार था कि आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन थोड़े ही समय बाद सरकार ने ये भी चेंज कर दिया कि भाई सरकार अगर चाहे तो किसी बिजनेस में वो आम नागरिकों को इंक्लूड कर सकती है। मान लीजिए अगर बम बनाने की फैक्ट्री लगा रही है सरकार या मशीन गन बना रही है, तो उसमें प्राइवेट लोगों को इंक्लूड कर सकती है कि भाई ठीक है आप भी बिजनेस कर लो ये वाला, या फिर उनको मना कर सकती है कि नहीं ये सिर्फ सरकार का काम है, ये सिर्फ सरकार करेगी। कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर सिर्फ सरकार, जैसे डिफेंस है, हथियार गोला बारूद है, ये सिर्फ सरकार का काम है। तो इसीलिए जब ये केस किया गया था ट्रांसपोर्ट वाला, इससे पहले ही सरकार ये काम कर चुकी थी। तो कोर्ट ये कहती है कि डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स लगती तो है, ग्रहण लगता तो है, लेकिन क्योंकि सरकार पहले ही इसको ठीक कर चुकी है, इस ग्रहण को ठीक कर चुकी है, इसीलिए ये जो नियम कानून है, जो ट्रांसपोर्ट वाला नियम कानून है, वो वैलिड हो जाता है। और जो सरकार आपसे आपका बिजनेस ये ले रही है, ये कोई गलत नहीं है, ये ठीक हो जाता है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स उन लॉज पे लगता है जो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले बना, जो कि फंडामेंटल राइट्स के साथ मेल नहीं खाते, तो उन पर ग्रहण लग जाता है। और उस सीमा तक लगता है, उस लिमिट तक लगता है जहां तक वो फंडामेंटल राइट से मैच नहीं हो रहे हों। ऐसे ही डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी होता है, सेपरेबिलिटी होता है। ये दोनों लगभग सेम है। ये उन पर लगेगा लॉज पर जो कि संविधान के बाद बन रहे हों। आपने कोई लॉ बनाया और वो लॉ में कुछ एक पॉइंट ऐसा है कि जो कि भाई फंडामेंटल राइट से मेल नहीं खा रहा है, तो आप कहेंगे, कोर्ट कहेगी कि ठीक है, अगर पॉसिबिलिटी है, जैसे सेक्शन 14 था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट का, अगर 14 को सरकार मतलब कोर्ट हटाती है और प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट पे कोई असर नहीं पड़ता है, तो वो 14 को हटाएगी सिर्फ। लेकिन अगर मान लीजिए वो इतने टाइटली पैक थे कि अगर 14 भी हटाया, कोर्ट ने कहा कि ये इनवैलिड है,
और वो इतने जुड़े हुए थे कि उसके इनवैलिड होने से पूरा का पूरा एक्ट इनवैलिड हो जाए। जैसे होते बहुत पक्के दोस्त होते हैं, सगे दोस्त होते हैं कि अगर तू खाना नहीं खाएगा तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। और वैसे देखिए ऐसा होता है कि कोई एक आदमी खाना नहीं खाए तो उससे दूसरे की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। तो यहाँ पर कोर्ट ऐसे ही कहता है कि अगर ये इतने टाइटली मैच नहीं है, अटैच नहीं है कि एक को हटाने से पूरे एक्ट पर असर पड़े, तो सिर्फ उसको, उस सेवरेबिलिटी, उस सेपरेशन को लागू किया जाएगा, अदरवाइज उसकी ज़रूरत नहीं होगी। मतलब ये है कि आपको एक घर लेना है, अब घर में आपको बहुत बड़ा बाथरूम चाहिए, आपको जकूजी लगवानी है, आपको बड़ा शौक है, बड़े मतलब लेट के सोने का आपको शौक है। अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप घर खरीद सकते हैं बना बनाया, या फिर आप घर बना सकते हैं। अब जो घर आपने खरीदा, संविधान से पहले जो आपने घर खरीदा, उसमें आपने देखा बाथरूम छोटा सा है तो ग्रहण लग गया सिर्फ उस बाथरूम पे। जैसे ही आपने उस ग्रहण को हटाया, बाथरूम को बड़ा करवाया, वो घर से फिर रहने लायक हो गया। दूसरा, आपने संविधान के बाद घर बनवाया, उस घर में आपने क्या देखा कि फिर से जो है मजदूरों ने और ठेकेदार ने गलती कर दी, बाथरूम बना दिया छोटा, आपके दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। तो आप क्या करेंगे, उस बाथरूम को हटा देंगे। अगर बाथरूम को आपने हटाया और पूरा घर जो है धरा के गिर गया, यानी कि आपने एक प्रोविजन को हटाया और पूरा एक्ट बेकार हो गया, तो वो पूरा ही खराब हो जाएगा। अदरवाइज आपने सिर्फ बाथरूम को चेंज करा, बड़ा करवाया, और फिर से आपका वो घर रहने लायक हो गया। ये है डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, ये है सेवरेबिलिटी। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।